जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, अपना देश कोविड-19 महामारी से पूरी तरह से ग्रसित है। इसी बीच ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। सभी विद्यालयों में तो ये अनिवार्य रूप से किया जा रहा है ऑनलाइन पढ़ाई। कल हम एक हिंदी साहित्य के इतिहास का वीडियो भेजे थे ग्रुप में और शायद आप लोग देखे होंगे। तो कल हम जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन बताए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो सबसे लास्ट वाला जब हम कल पढ़ा रहे थे तो ये चौथा वाला था, सबसे नीचे। इसको गद्य काल या आधुनिक काल नाम दिया गया था, जिसकी समय सीमा 1900 से अब तक मानी गई है। तो विक्रम संवत 1900 से मानी गई है। तो इसको हम यहाँ डिटेल के रूप में देखेंगे। प्रश्न ये पूछता है कि हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल किस काल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। बोर्ड के एग्जाम में जब भी आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल किस काल को कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन हुआ है उसी में आधुनिक काल या गद्य काल को ही हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल कहा गया है। ठीक है। इसके बाद से आधुनिक काल या गद्य काल का विभाजन किया गया है। यही से हम लोगों को पढ़ना है अथवा देखना है। ये आप कक्षा 9 में रहे होंगे या हैं तो भी आप देखेंगे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ये 3-4 स्पष्ट रूप से एक किताब में दिया गया है। जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो इसमें दिया है। 10 वाले बच्चे भी देखेंगे अपने किताब में भूमिका दिया गया है। शुरुआत में उसको पढ़ करके समझेंगे। तो 11 वाले भी देखेंगे और 12 वाले भी देखेंगे। ये वीडियो जो है 9, 10, 11, 12 सबके लिए है। खासकर जो बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए इसे 10 वाले और 12 वाले इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो आधुनिक काल का काल विभाजन किया गया है इसको दिमाग में पूरी तरह से बैठा लें। भारतेंदु युग पहला जो युग है आधुनिक काल का, भारतेंदु युग है। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि भारतेंदु युग किस महान लेखक के नाम पे पड़ा है। तो आप ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग नाम समझ आ रहा है। भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जानते हैं तो नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न आता है कि नवजागरण काल अथवा पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। समझ में आ रहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने ये नाम दिया है नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। समय क्या है तो 1850 से 1900 ईस्वी तक ये समय माना गया है। 1885 क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी, जैसा कि तुम लोग जीवन परिचय में देखे हो। ठीक है। ये मात्र 35 वर्ष की अवस्था में थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आज ही मर गया तो आज ही उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसे किए गए कार्यों का वर्णन काफी लंबे समय तक हो सकता है। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद से उनका जो प्रभाव था 1900 ईस्वी तक देखने को मिला। तब तक रचनाएं होती रही। ठीक है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या हो गई 1850 से 1900 ईस्वी तक याद रखिए। दूसरा है द्विवेदी युग। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि द्विवेदी युग किस महान लेखक के नाम पे पड़ा है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। ठीक है। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। सन 1900 से लेकर के सन 1918 ईस्वी तक। ठीक है। तो द्विवेदी युग आगे देखेंगे। द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से जानते हैं तो जागरण सुधार काल। समझ में रहा है। ये आता है जागरण सुधार काल। और जागरण सुधार काल नाम किसने दिया है तो आचार्य नगेंद्र ने दिया है। ये भी याद रखना है। बोर्ड के एग्जाम में पूछता है द्विवेदी युग को
जागरण सुधार का नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर नवीन ने दिया है। ठीक है ना। जब समय सीमा पूछता है 1900 से 1928 में। अगला जो है छायावादी युग। तो छायावाद युग क्या है? इसमें प्रकृति का ज्यादा महत्व दिया जाता था और इसकी विशेषता पूछता है। जब हम छायावाद की चर्चा करेंगे उसमें हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से जान लो छायावाद का समय सीमा क्या है। तो 1918 से सन 1936 तक। कभी कभी यह देखने को मिलता है कई किताबों में कि 1938 दिया है। दोनों सही है, दोनों सही है। कोई ऐसा नहीं 1936 ही सही मानेगा, कोई 1938 मानेगा। ये आपस में लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। तर्क करो, ऐसा करो इसका सोल्यूशन मिल जाए, उत्तर मिल जाए। तो 1918 से 1936 या 1938 दोनों सही हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये समय सीमा होगी बात। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? जैसे हम क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो अक्सर ये पूछते थे कि 4 स्तंभ कौन है। तो प्रसाद, पंत, निराला। यहाँ देखो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ठीक है। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ये 4 स्तंभ हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं। अभी क्लास जब चलता तो हम पूछते कि प्रसाद का पूरा नाम बताओ, पंत का पूरा नाम बताओ, निराला का पूरा नाम बताओ। तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो पंत, प्रसाद, पंत, निराला के रूप में याद करनी है या पूछने पर नाम नहीं बता पाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 लोगों का नाम याद रखना। इन्हें देखो प्रसाद, पंत और निराला को ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आगे जब क्लास चलेगा तो हम बता देंगे, यहाँ भी बता ही दे रहे हैं, याद कर लें दिमाग में। तो छायावाद के 4 स्तंभ पूछता है कौन कौन है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछता है 4 स्तंभ का नाम याद रखना, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। आधुनिक युग का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक युग का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो छायावाद को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए नहीं, किसी कंपटीशन में जाओगे वहां भी पूछा जा सकता है। तो आधुनिक युग का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो छायावाद। जब ये आधुनिक काल बढ़ते 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 धीरे धीरे भारत से द्विवेदी में आया, द्विवेदी से छायावाद में आया, छायावाद के बाद से प्रगतिवाद में आया। प्रगतिवाद देखो 1936-38 है ना। तो प्रगतिवाद छायावाद में ही शुरू हो गया है। यानी 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक का ये समय प्रगतिवाद के रूप में माना जाता है। और प्रगतिवाद में क्या था? समाजवादी विचारधाराएं ज्यादा थी, यथार्थ परक काव्यधाराएं देखने को मिलती थी। ठीक है ना। ये इसकी विशेषता के रूप में तुम लिख सकते हो। प्रगतिवाद 2 विशेषता लिखो, समाजवादी विचारधारा, यथार्थ परक काव्यधारा, दोनों चीज। ये क्वेश्चन पूछता है। समय सीमा पूछेगा तो 1936 से 1943। प्रगतिवाद का मतलब क्या है? हिंदी साहित्य का प्रगति अब ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा था। इस समय के जो कवि अथवा लेखक लोग हुआ करते थे तो अच्छी अच्छी प्रगति के रूप में समाज को एक अलग सत्य का बोध कराते थे। ठीक है ना। इसलिए प्रगतिवाद ये नाम पड़ा। प्रगतिवाद के बाद से आया प्रयोगवाद। प्रयोग, नए नए प्रयोग होने लगे। 1944 से 1954 के बीच में ये प्रयोग होने शुरू हुए थे हिंदी साहित्य में। और इसका श्रेय किसको जाता है? अगेय को। अगेय का पूरा नाम कभी कहीं पूछता है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय पूरा नाम है इनका। ठीक है ना। अगेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। प्रयोगवादी कवियों का नाम पूछता है, लेखकों का नाम पूछता है। तो ये बाद में जब हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे। इनकी समय सीमा 1944 से 1954। अगला है नई कविता। नई कविता 1954 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक की जो समय सीमा है वो नई कविता के रूप में जारी रहती है। नई कविता में नए नए कविताओं का सृजन होने लगा, नए नए लेखक लोग आने लगे, नए रूप में रचनाएं होने लगी थी।
इसीलिए नए प्रयोग के रूप में रचनाएं होने लगी थी, इसीलिए नई कविता इसका नाम दे दिया गया, जिसका समय सीमा 1954 से 1960 ईस्वी तक है। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जगदीश गुप्त, याद रखना ये जगदीश गुप्त है। ठीक है, ये नई कविता के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। बोर्ड में अक्सर पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, तैयारी करनी होनी चाहिए। अगला देखो साठोत्तरी। 60 के उत्तर में 60 के बाद से जो कविताएं होना शुरू हुई थी उनको साठोत्तरी कविताएं कहते हैं। ठीक है, तो कविता 1960 के बाद की जितनी भी कविताएं देखने को मिलती हैं हिंदी साहित्य में, तो वो साठोत्तरी कविताएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार और सरसरी निगाह से देख लो। भारतेंदु युग समय सीमा क्या है? 1850 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावादी 1918 से 1936 अथवा 38। प्रगतिवादी 1936 से 1943। प्रयोगवाद 1944 से 1954। नई कविता 1954 से 1960 और साठोत्तरी 1960 के बाद की सभी कविताएं जो कवि लोग शुरू कर दिए थे उसको साठोत्तरी कविता कहते हैं। ये आधुनिक काल का काल विभाजन है। ये 60 नोट है, कॉपी में आप चाहो तो इसे लिख लेना और याद कर लेना। नोट्स बना करके पढ़ाई करो, निश्चित रूप से कभी भूलेगा नहीं और अच्छे नंबरों से तुम पास हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।